अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डीएनए। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। मोहतरम सलीम बुखारी साहब मेरे साथ ही हैं और आज बड़े खुश हैं। और खुश इसलिए कि उनको पता है कि आज मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, तो वो हुकूमत की बुराइयां करते रहेंगे और मैं शायद जवाब ना दे सकूं। बट एनीवे, वो कहते सबसे पहले ही शुरू करते हैं कि पीडीएम शाहराहों से लेके ऐवानों तक और फिर सेफ एग्जिट और नया एग्रीमेंट, यानी पीडीएम की अब फूक निकल गई है। क्या पुरानी तनख्वाह पे सारे काम करेंगे कि दरारें पड़ गई, टूट फूट का शिकार हो गई। जो बुखारी साहब को इतनी 2 हफ्ते पहले तक उम्मीदें थी पीडीएम से, अब यकायक उन्होंने सब उम्मीदों को चिकनाचूर कर दिया। फिर बात करेंगे कि आज बड़ा तारीखी दिन है कि चाइना ने दोबारा इस साल भारतीय फौजियों का भुरकस निकाल दिया और आखिरी इत्तलात आने तक तकरीबन 38 भारतीय जो थे वो शदीद ज़ख्मी हो गए और कई उनमें से जहन्नुम वासिल हो गए। भारतीय मीडिया तो उल्टे दावे कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि ग्लोबल टाइम्स ने उनकी सारी कुलई खोल दी और कटा छटा बयान कर दिया। इसके ऊपर भी बात करेंगे। फॉरेन फंडिंग केस की नई डेवलपमेंट्स, अब लगता है फंसाने वाले खुद ही फंस गए और इसमें एक नई चीज़ें अब खुल रही हैं। क्या क्या आ रहा है, कौन कौन इसमें जो है फैज़याब हुआ है सब। अब ये निजी पावर कंपनीज हैं, इनकी निजकारी और F9 पार्क के ऊपर बड़ा वावेला, ऑपोजिशन का बड़ा शोर है कि ये कर दिया तो वो कर दिया। मैंने तो बुखारी साहब को प्रोग्राम से पहले एक ऑफ़र की थी, प्रोग्राम के ऊपर दोबारा ऑफ़र कर दूंगा। और हुकूमत अब सोशल मीडिया कवायद पे रेगुलेशन करने के लिए हिकमत अमली तैयार कर रही है। वो क्या क्या नहीं हो सकता, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बट बुखारी साहब, बहुत ही अफसोस के साथ पीडीएम का क्या बना। मैं कहता हूं नाज़रीन, पहली बात रिक्कत तो हो जाए, कोई बात नहीं, रोइएगा नहीं प्लीज़ अपना इस पे। नाज़रीन, इससे पहले कि बात करूं, मैं जो सवाल किया है इन्होंने या जो इशू उठाया है, वो सांप कहते हैं बड़ा लिथल होता है, बड़ा डेंजरस होता है। अगर वो जख्मी हो जाए, सांप ना कहें आप, अगर जख्मी हो जाए तो फिर उसके तो साय से भी डरना चाहिए। पीडीएम मशर नॉर्मल होता है तो उससे डर तो वैसे भी लगता है, लेकिन जब तबीयत खराब हो तो अल्लाह मान है। मैं अभी बताऊंगा फजल रहमान साहब को, आपने पीडीएम को सांप कह दिया, अल्लाह रहम करे। अच्छा जी, वो तो है ना, वो अपनी तरकीब से हर जाल बिछा लेते हैं। ये समुंदर का तूफान चाय की प्याली का तूफान में तब्दील हुआ, अब चाय की प्याली से वो गायब हो गया। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर तो आपने भी हुकूमत की तरह से इस ख्वाहिश के ऊपर जीना है कि फिजल आउट हो जाएगा, ये कुछ नहीं है। अच्छा, या बिल्ली को देख के कबूतर की तरह आंखें बंद करनी है कि बिल्ली है ही नहीं। अच्छा, मैंने आंखें बंद कर लिया, मुझे बताएं हो क्या रहा है। मैं बता रहा हूँ, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। देखें, पहली बात तो ये कि प्रेशर तो गवर्नमेंट के ऊपर है। डिग्रीज मुख्तलिफ हो सकती हैं, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा है, आप कहेंगे बिल्कुल मामूली सा है, लेकिन प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर है ना। खुद ही आप एक सांस में कहते हैं मौलाना फजल रहमान को माफ कर लो, ये शरारती है। फजल रहमान एक जीरक आदमी है, मैं उनको बड़ी अहमियत देता हूँ। जी बिल्कुल ठीक देते हैं अहमियत, आप गलत नहीं देते, लेकिन अगर आप अपने साथियों को, अपने दोस्तों को एडवाइस नहीं करते। मेरा काम राय देता है, आपका काम उनको एडवाइस कर रहे हैं, और सैनिटरी नहीं लेनी यार खुदा के लिए। आपको मैं बता दूं, आज यार 2 आपके जर्नलिस्ट जो हैं कोशिश कर रहे हैं सेनेटर बनने की। एक का तो मुझे पता था कि उसने बनना था, क्या हुआ पहले वो बताएं। मैंने तो इनकार कर दिया आपको। मैंने पहले कहा था, ऑन एयर कहा था, मैं तो ना सेनेट की रेस में हूं, ना मैं बनना चाहता हूं, ना मुझे को बना रहा है। मैं तीनों बातें बता रहा हूं आपको। 2 जर्नलिस्ट जिनकी बड़ी ख्वाहिशात है कि वो बने और ये मुझ तक पहुंची हैं। एक तो हमारे हर दिल अजीज जनाब कामरान खान साहब है, वो कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई की तरफ से उनको टिकट मिले, और दूसरी तरफ आपके हरदल अजीज जनाब अफसार आलम साहब है, वो कोशिश करें नून लीग की तरफ से उनको टिकट मिले। अब देखते हैं कौन कामयाब होता है इन दोनों में और कौन ऐवान बाला तक पहुंचता है। मेरे ख्याल से दोनों तरफ ही चूंकि प्रेशर्स बेपनाह हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनकी बारी आएगी। ईमानदारी की बात तो मैं आपको दिल से बता, आप दिल तोड़ रहे हैं उनका, लेकिन अगर बारी आ जाएगी तो मुझे खुशगवार हैरत होगी, इसलिए कि दोनों को हम जानते हैं, दोनों हमारे। तो मेरा ख्याल है कि अफसार आलम साहब का काफ़ी चांस है, काफ़ी चांस है। वो मेरा ख्याल है वो मरियम नवाज के फेवरेट हो सकते हैं, लेकिन जो बाबा जी लंदन बैठे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उस बात यह है कि अब हॉक्स का टाइम है ना, उनको हॉक्स चाहिए। हॉक्स तो बाबा जी से बड़ा कौन हॉक्स है? नहीं, अभी भी वो हॉक नहीं है। मैं आपको बताऊं, चलें लेट्स पुट इट दिस वे, ये पीडीएम अगर मियां नवाज शरीफ मसलहत का ना शिकार होते, जरदारी साहब की बात ना मानते, तो आज पीडीएम के ऊपर मैं और आप हंसी में बात ना कर रहे होते। ये बिल्कुल डिफरेंट इसके कम्प्लेक्शन होता। ये आसिफ अली जरदारी को क्रेडिट दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रेडिट दें कि जब भी पाकिस्तान को तोड़ने की, 2 लाख करने की बातें आई हैं तो पीपल्स पार्टी ने आगे बढ़ के उनको रोका है। जैसे जब पाकिस्तान खप्पे का नारा मारा था, तो वो हम उस एक नारे को भूल जाते हैं, लेकिन उस एक कंट्रीब्यूशन पे मैं उनकी इज्जत करने नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए इज्जत, बिल्कुल ठीक बात है। यही वजह है कि बेनज़ीर को जो है वफाक की जंजीर कहा जाता था, अगर आपको याद हो ये वाकया। तब असल बात ये है कि इस वक्त ये तहरीक किस स्टेज के ऊपर, एक तो ये
हमें शेयर करना चाहिए, मैं तो करूंगा उनके साथ कि टी ये पार्टी है, टी पार्टी जो तो है नहीं इस वक्त अपने यानी सेकंड लास्ट फेज में है। इसके बाद तो सिर्फ मार्च रह जाता है ना कि अगर वो होना है कि नहीं होना है, मार्च में जाके उन्होंने धरना देना है कि नहीं देना। अजीब मार्च है जो उससे अप्रैल पहले में के होगा। उससे पहले के सारे ऑप्शन जो हैं, एक ख्याल पैदा हो गया था कि शायद पीपल्स पार्टी जो है वो डी ट्रैक हो रही है, वो हट रही है, पीछे जा रही है। उसका मेरे ख्याल से जो फ़ोन कॉल उन्होंने किया चौधरी मंजूर को और आसिफ अली जरदारी ने जो बयान दिए हैं, उससे नहीं लगता ऐसा। उन्होंने निगेट करने की कोशिश की इस तासुर को कि पीडीएम जो है वो पीछे हट रही है, ब्रेक हो रही है, डिसइंटीग्रेट हो रही है। मेरे ख्याल से इस स्टेज के ऊपर कोई भी पार्टी ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि पीडीएम का फिजल आउट होना या इसका डाई डाउन होना जो है उसका क्रेडिट और डिस्क्रेडिट उसको जाए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर ये इसी तरह से प्रोसीड करते रहते हैं तो मुझे आप ही की कही हुई एक बात याद है कि आपने कहा था कि ये पता नहीं पीडीएम इनको गिरा पाएगी या ना गिरा पाए, लेकिन इनकी जो अपनी परफॉर्मेंस है उसके एतबार से ये अपने बोझ से गिर जाए तो बाय द वे इस वक्त पीडीएम बड़ी कोशिश कर रही है, और ये मैं आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दे रहा हूँ, बड़ी कोशिश कर रही है कि इन हाउस चेंज हो जाए मार्च में सेनेट इलेक्शन के बाद, और उसके लिए सरप्राइजिंगली काफ लीग बहुत मुतहरिक हुई हुई है। आज मैं उनके परवेज इलाही साहब के बयान देख के, सुन के, पढ़ के तीनों लिहाज से बहुत हैरान हुआ। परवेज इलाही साहब आप पोस्चरिंग कर रहे हैं कि क्या वो रिप्लेसमेंट हो सकते हैं? मेरे ख्याल से पहले ये ख्याल था कि शायद चीफ मिनिस्ट्री उनके काबू आ जाएगी, वो तो प्राइम मिनिस्टर क्योंकि वसीम अकरम प्लस साहब जो हैं वो तो आपको पता है जहाँ थे वहीं खड़े हैं। लेकिन अब ये बात जो आप हैरानकुन कह रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी हो सकते हैं, एक बाई इलेक्शन ही लड़ना है ना, वो तो लड़ लेंगे। वो तो और उनकी अपनी फिक्स कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ से वो आराम से हो जाएगा। तो आपका ख्याल ये है कि शौकत अजीज इज गोइंग टू बी मेरा ये ख्याल है कि पीडीएम की जो सरप्राइज है ना वो इन हाउस चेंज है, और इन हाउस चेंज के लिए कैंडिडेट वो हो सकता है जो हर एक को काबिल कबूल हो। एक हमारे पुराने डिप्लोमेट हैं, अखबारों से भी उनका ताल्लुक है, वो बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, बड़ी लॉबिंग कर रहे हैं, वो हर एक को फ़ोन करके कि अगर कोई इंटरिम गवर्नमेंट आती है तो मैं उसका सरबराह बन सकूं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई चांस है। लेकिन परवेज इलाही के ऊपर ये मैं इसलिए आपकी बात मान लेता हूँ कि आपको याद होगा जब वसीम अकरम प्लस के चेंज होने की काफ़ी सीरियस गुफ्तगू हो रही थी तो उस वक्त भी एक ही नाम सामने आया था कि पीटीआई के पास सिवाय इसके ऑप्शन नहीं है कि वो परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर बना दें। उसके ऊपर नून लीग भी आमादा थी, ये मेरी अपनी इतला है कि उसको भी कोई एतराज़ नहीं था। तो आपका यानी आप ये कह रहे हैं कि ये इसी तरह की कोई कार्रवाई होने जा रही है? पीर का दिन है, पीर के दिन ही बड़ी बुरी खबर है आपके लिए, एंड दैट इज कि नून लीग सेनेट इलेक्शन के लिए तैयार हो गई है। अब क्या होगा बुखारी साहब, अब क्या बेचेंगे आप? ये तो तकलीफ दे खबर आपके और आपके दोस्तों के लिए है, इसलिए कि उनका ख्याल ये था कि फील्ड ओपन है, आराम से हम अपने 4, 5, 6, 7 सेंटर बना देंगे। आपने देखा नहीं आज बुजदार साहब को मिल रहे थे उनके पार्लियामेंटेरियंस वगैरह जो है, और भाई वोटों का सौदा करने गए। मेरे ख्याल से नैब के चीफ के बाद तुम भी वन आइड जैक हो गए हो। नहीं, आप ये देखें, वो जो आप ये देखें कि जो पहले मिले थे उनको मियां साहब ने पार्टी से निकाल दिया। जो फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया पीटीआई के अंदर, उसके बारे में क्या कहोगे? आप जान के एक आंख बंद कर लेते हो। मुझे बताइए ना कौन सा बना? सलमानी साहब हैं, उनका नाम में अभी याद आ जाएगा उनका नाम। उन्होंने नया एक ग्रुप फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की। सर जब वो स्पीकर के पास आएगा ना मेंबरों के दस्तखत के साथ, तो फिर मुझसे बात करिएगा। वो आया तो उसने पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बंदे कानूनी तौर पे फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है भाई साहब। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि हम अपना कैंडिडेट लेके आएंगे सेनेटर, ले आए ना, आ रहे हैं। बातें करने की और है, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और। पहले मुझे बताएं नून लीग का सारा स्टांस कहाँ गया? जाली पार्लियामेंट, जाली असेंबलियाँ, सिलेक्टेड और फिर ये सेनेट का हमने रिजाइन करना है। मैंने आपको क्या कहा था? कोई इस्तीफा नहीं आएगा नून लीग का। अब तो वो सेनेट का इलेक्शन लड़ने। भाई सेनेट का इलेक्शन लड़ने का ये कहाँ से मतलब निकला है कि इस्तीफे नहीं आएंगे? आज नहीं आ रहे ना बुखारी साहब, अब भी इस्तीफा आना। आप उनके 26 पॉइंट दोबारा पढ़े, मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर रहा हूँ, पढ़ लें आप। ये सारी चीजें जो उन्होंने ठेके लिए वो नहीं वापस करे, वो इस्तीफा देंगे वापस। ये सारी चीजें बतदरीज होनी है। ये सारी चीजों का टाइम अगले इलेक्शन से पहले नहीं, अगले इलेक्शन से पहले नहीं, जरा मार्च तक थोड़ा सा हौसला रखिए। मार्च को क्या होगा? चले मुझे बताएं। आप देखिए जो होगा। क्या अगर मौलाना इन सबको लेके इस्लामाबाद पहुंच गए फिर तो क्या होगा? आप मुझे 2-3 हफ्ते नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप उनके दादरसी के लिए भी तो जाएंगे। नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे बताएं 3 हफ्ते वो बैठ सकते हैं? क्यों नहीं बैठ सकते? और नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते भाई? मैं धरने का एक्सपर्ट हूँ, मुझे पता है धरना कैसे निकाला जाता है। 2 हफ्ते तो बैठ गए थे ना मौलाना वहां जाके। 2 हफ्ते वो मदरसों के बच्चों के साथ बैठना और है। ये सियासी जमातें जब बैठेंगी, सियासी जमातों के ऊपर तो वो बैंक ही नहीं कर रहे ना। आपको पता है जब पीडीएम बनी थी, मौलाना फजल रहमान ने खुद कहा था, इन्होंने धोखा देना। उन्होंने खुद कहा था कि जहां तक मैन पावर का तल्लक, इसकी परेशानी आप छोड़ दें, मेरा काम।
और ये उन्होंने साबित कर दिया इस बार जितने जलसे हुकूमत ने हुए। वहाँ पे बार नादरा का काउंटर लगाना है और हर एक को देखना है 18 साल से कम कोई हुआ तो मौलाना भी अंदर जाएंगे। नहीं तो 18 साल से कम क्यों लाएंगे वो? लेकिन 18 थोड़े साल से कम मौलाना पहले अंदर कब जाए आए ना थे? जाए, मैं तो एक ब्रेक पे चला जाऊँ। इस्लाम बुखारी आप साहब ब्रेक पे मेरे चले, साथ। वापस आते हैं तो करते हैं एक बात ब्रेक, इस पे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है सिक्किम के एरिया पे, लद्दाख के अंदर चाइना और इंडियन आर्मियों का जो क्लैश हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले बुखारी साहब ने ज़रा पिछली ब्रेक का कुछ जवाब रखा हुआ दिल में और मैं नहीं चाहता कि बीमार हो जाए, तो पहले मैं पूछ लूँ इनसे क्या इन्होंने कहा। जी बुखारी साहब। मेरे पास सिर्फ यही कुछ है कि जो जिस तरह से आप खुश हैं, आपको खुशफहमी लाहक है, इस तरह से आपके जो दोस्त हैं उनको भी खुशफहमी लाहक है। लेकिन वो खुशफहमी के पीछे अगर आप देखें जाके तो परेशानी का एलिमेंट जो है मिलता जुलता लफज है ना, उसी वजन के ऊपर आपका है। नजरिया सोचने का। नहीं सोचने का मैं जरिया- तो कोई परेशानी देख ही नहीं रहा। हम तो वो तो खुश है। ग्राउंड रियलिटीज पर जाते हैं। वो जो बंदा कहता था इनसे कभी बात नहीं करूंगा, इनकी ऐसी तैसी, ये सब चोर हैं, ये सब डाकू हैं, तो नहीं कर रहा हूँ। चीख चीख के कह रहे हैं आए जनाब नहीं, पार्लियामेंट में आके डायलॉग कर रहे हैं। पार्लियामेंट? शेख रशीद जो है वो 50 दफा कह रहे हैं आके जनाब एक मिल लें सेकंड, हम। एक सेकंड। आप अपना उनकी दयानतदारी को और अच्छी बात को आप नेगेटिव ना लें। अब आप लोगों का प्रॉब्लम है ना कि कोविड जिसका टेस्ट नेगेटिव आता है आप उसको भी नेगेटिव ही कहना शुरू हो जाते हैं। भाई वो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव और है, वो नेगेटिव और है। आप समझे, अगर ऐवान में बुला रहे हैं तो जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए मेरे बुला ख्याल रहे से तो 10-15 दिन फालतू चलेगी ना पीटीआई की हुकूमत, उसका सारा क्रेडिट तुम्हारा है। हैं। लेकिन आज जो चीज़ नहीं चली वो जो एक खौफनाक बात तुमने कही पहले उसकी इंडिया की फौज नहीं चली। जो आपने खौफनाक बात कही है पहले उसकी वजाहत मुझे चाहिए आपसे। वो ये है कि इन हाउस चेंज होने जा रही है। व्हाट इज योर सोर्स? वेयर डू यू डिराइव दीस थिंग्स फ्रॉम? बुखारी साहब सोर्स तो आपसे क्या चलो मैं सोर्स बताऊंगा। नहीं, हमें यकीन दिलाएं। मैं आपको ये बताता हूँ कि पीडीएम ये समझती है कि अगर उन्होंने असेंबलियाँ तोड़ दी और उन्होंने सेनेट में इस्तीफे दे दिए पहले और ना उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो जमहूरियत का जो निज़ाम है वो रैप अप हो जाएगा और उसका उनको फ़ायदा नहीं है और फिर पता नहीं कितनी देर वेट करना पड़े उसके दोबारा आगाज़ होने तक। तो अगर बेहतर है कि मैं आपको एक बात बताऊं बशीर, अगर ये पीडीएम को यकीन हो जाए कि किसी भी एफर्ट के नतीजे में इमरान खान साहब घर चले जाएंगे, वो कुछ भी करेंगे। तो वो इन हाउस चेंज कर रहे हैं, तो लोगों वो कोशिश जरूर नहीं, करें। लोगों को शक्ल क्या दिखाएंगे फिर? किसको? आपका ख्याल ये कि इन हाउस चेंज होगी और पीटीआई ही हुकूमत में रहेगी, नहीं। कोई वजीर आजम और आ जाएगा? जो कोई और आएगा तो अपनी काबीना बनाएगा। तो पीटीआई घर गई। वो पीटीआई के खिलाफ ही आएगा ना आदम एतमाद, अगर घर जाए, अगर वो सक्सेसफुल हो नहीं, जाए। आपने तो कह दिया, मैंने मान लिया हाँ, कि इन हाउस मैं चेंज ये होने कह- जा रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन हाउस चेंज की बहुत ज़्यादा जो है उसके ऊपर वर्किंग हो रही है और इसके लिए आप नज़रें जो हैं चौधरी परवेज लाई के ऊपर ज़रूर रखें। यहाँ तो मुझे आपसे मुकम्मल इत्तेफाक है, बिकॉज ही इज वन पर्सन हु इज एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। मुझे आप ये बताएं कि आपके दोस्त क्या कहते हैं? कौन से दोस्त? आप भी मेरे दोस्त हैं। वही वाले। मेरे दोस्त तो आप भी हैं। अच्छा, वो तो अदाकारा बाबरा शरीफ से भी मेरी सलाम दुआ है। अब आप बताएं किसकी बात करूँ? तो आपको एक बात बताता हूँ कि नोबडी इज़ हैप्पी अबाउट वन थिंग, कि इतना सियासी गैर इस्तेकाम या अदम इस्तेकाम जो है वो इस मुल्क में हो, क्योंकि कोई इदारा जो है अगर आप सही पूछें तो वो काम नहीं कर रहा या कर नहीं पा रहा। और जो है बजाय इसके कि लोगों की गवर्नेंस के ऊपर चेक एंड बैलेंस हो, हुकूमत की सर्वाइवल के ऊपर जो है ना वो सारे एफर्ट्स लग रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट। और ये एक फ़िक्र है, लेकिन सर्वाइव तो इंडिया की आर्मी से भी नहीं किया जा रहा। बुखारी साहब अब क्या होगा लद्दाख में? देखो यार, जहाँ तक इंडिया और चाइना का ताल्लुक है, बहुत सारे हिस्ट्री ने सबक सिखाए हैं हिंदुस्तान को। वो ना सीखे तो वो उनकी अपनी मर्जी, इसीलिए बार बार जलील भी होते हैं। 1962 में क्या हुआ था आपको याद है? अभी पिछले They simply walked in 34 miles kilometers of area, the Chinese troops just walked in और बैठे हैं अब तक वहाँ। ये 2 दफा जो इसका आपने हवाला दिया, ये भी यही हुआ है। उनको जो एक तो होती ना गन्नों से आप फायरिंग करें, उनको मुक्कों से और जुडो कराटे से मारा है उन्होंने। इंडियन दोस्त है, उनको मैंने कहा भाई बचो चाइनीज से, ये तो कुछ भी खा लेते हैं इनको अगर नहीं, जिस तरह की वहाँ वो फिस्ट बैटल हुई है ना, उसमें भी आपको पता है चाइनीज को मार्शल डंडे आर्ट्स मारे, कीले लगा के उन्होंने। अब हुआ क्या, आपको खौफनाक बात बताता हूँ जो वहाँ पे हुआ। पिछली बारी भी जो 20 लोग मारे गए इंडिया के, वो मारे नहीं जाने थे, वो जख्मी थे, बुरी तरह जख्मी थे। और अब भी डर है कि आज रात तक कई इनमें से मारे जाएंगे जो 38 लोग। हाँ, कुछ की हालत तो कहते हैं बहुत उसकी खराब है। वजह यह है कि उनके अपनी आर्मी में फूट पड़ी है, जो हिंदू डॉक्टर्स हैं वो नॉन हिंदूज का इलाज नहीं कर रहे।
क्योंकि जो हिंदुत्व की सोच आपने पूरे मुल्क में चलाई हुई है, तो ये कैसे हो सकता है कि आपके सबसे बड़े इदारे में ना परमिएट आप करें? ये कह रहे हैं कि आरएसएस जो है वो पेनिट्रेट कर गई है इंडियन आर्मी में भी? नहीं, वो सोच पेनिट्रेट कर गई है, वो सोच पेनिट्रेट कर गई है। एक बंकर में नहीं रह रहे, एक साथ खाना नहीं खा रहे, वो एक दूसरे का इलाज नहीं होने दे रहे, कह रहे ये सिख है, ये जैन है, ये ईसाई है, ये मुसलमान है, ये मसले हो रहे हैं ये उनको। तो उनकी इंटरनल स्ट्राइफ हो गई ना। तो उसकी वजह से मर रहे हैं। वॉर मशीनरी के तौर पे, वॉर फोर्सेस के तौर पे कुव्वत जो फौजी होती है उसके एतबार से आज उनके आर्मी इंडिया चीफ इज ने नो कह मैच दिया, टू चाइना। आज उनके आर्मी चीफ ने कह दिया है कि मैं तो बड़े जहनी दबाव का शिकार हूँ। कल तक तो भाईजान तड़ियां दे रहे थे कि हम चाइना और पाकिस्तान दोनों को देख लेंगे एक साथ। आज उन्होंने कह दिया अगर ये दोनों आ गए तो हम फिर क्या करेंगे, मैं बड़े जहनी दबाव का शिकार हूँ। तो अब चाइना जो है वो तो मेरा ख्याल है मार्च अप्रैल का वेट कर रहा है कि ज़रा सी मौसम की शिद्दत में कमी आए, तो ऐसी तैसी करूंगा। फिर आप देखें कि वो तहस नहस कर देगा इनको। देखिए, एक खतरा ये था कि मुमकिन है हिंदुस्तान वहां पर हजीमत उठाने के बाद पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई एक्टिविटी कोशिश करेगा। की उन्होंने, छोटी मोटी कोशिशें की हैं, जो कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने सलाम पेश करते हैं हम उनको, उनके दंदा शिकन जवाब दिया है, वो पैकअप कर गए हैं। लेकिन अभी भी ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जो वॉर स्ट्रेटजिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि वहाँ की शर्मिंदगी मिटाने के लिए या इंटरनेशनल ओपिनियन को अपने हक में करने के लिए। प्रॉब्लम एक और है ना, बाइडन ने 17 डिसीजंस में तो पहले दिन साइन किया। हर चीज़ जो ट्रम्प की हुई थी उसको बैक ट्रैक कर रहा है। अनडू कर दिया। तो जो इंडिया के साथ भी कई एग्रीमेंट्स हैं वो भी अनडू हो रहे हैं, और अब एक रह गया बीका का एग्रीमेंट। अगर वो अनडू हो गया तो इंडिया की तो कमर टूट जाएगी। अच्छा, उन्होंने उस बदले में क्या किया था, रशिया से लड़ाई कर ली, चाइना से तो थी ही थी, रीजन में नेपाल वगैरह सबको वो आंखें दिखा रहे थे पाकिस्तान को। अब वो पूरे रीजन में अलग होकर रह जाएंगे। क्या तवक्का है, आपका ख्याल है कि बीका का एग्रीमेंट जो है अनडू हो जाएगा? मुझे नहीं पता बीका का एग्रीमेंट अनडू होगा कि नहीं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो बाइडन की नई पॉलिसी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें अपनी फोर्सेस लानी है यहाँ पे। नेटो की सप्लाई लाइन जो है आप पाकिस्तान ये के, कह रहे हैं कि वो जिस खुशफहमी में पीटीआई की हुकूमत है या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है वो सही होने जा रहा है? दिस इज व्हाट यू आर बहुत सेइंग? फायदा होने जा रहा है, बहुत फायदा होने जा रहा है। अमेरिका बहुत भी बड़ी नहीं, बहुत बड़ी अफगानिस्तान चेंज होगी अगर अमेरिका की फंडामेंटल पॉलिसी में अब कोई नहीं चेंज आती जाएगा है। अमेरिका यहाँ से। मैं इस पे शर्त लगाने को तैयार हूँ, अमेरिका अब नहीं जाता अफगानिस्तान से, उनके इंटरेस्ट में नहीं है। और वो यहाँ पे पुलिसमैन बन के रहना चाहते हैं। वो रशिया के ऊपर बैठे हुए हैं, वो चाइना के ऊपर बैठे हुए हैं यहाँ से। ये हम कहाँ खड़े होंगे? हम चाइना के साथ हैं। तो फिर अमेरिका की खिदमत कैसे करेंगे? नहीं, हमने खिदमत नहीं करनी है, लेकिन हम नेटो सप्लाई लाइन तो यहीं से होनी है ना। मगर हमारा स्टेटस उन्होंने नेटो नॉन अलाई का खत्म कर दिया, ये तो हाल है करते तो अमेरिका फिर हमें का। डबल पैसे देने पड़ेंगे, वरना उनको दोबारा बहाल करना पड़ेगा, और वो ट्रंप ने खत्म किया ना। हाँ, ट्रंप ने। तो ये अभी आप देखिएगा क्या होता है, सब कुछ तो अंडू हो रहा है। इमिग्रेंट्स को तो आने की इजाज़त दे दी उसने, वीज़े खोल दिए उन 7 मुस्लिम ममालिक के जिनको उन्होंने बंद किया था पहले। तो ये काफी रेडिकल चेंज है। इंडियंस को खुश ना होने दें, इंडियंस को अभी बड़ी चुबाटें पड़नी है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिका से ऊपर से आपका दोस्त जो है वो घटिया आदमी अर्नब गोस्वामी, वो तो खैर एक जलील उसका इंसान है। आज उनके टीआरपी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने महाराष्ट्र पुलिस को बयान दे दिया है कि इसने मुझे 50 लाख यानी 1 करोड़ डॉलर की यानी शेप में इसने मुझे रिश्वत दी थी अपनी रेटिंग्स चेंज करने के लिए, और मैंने ली थी। उसने बयान दे दिया। इसका मतलब उसकी जिल्लत का सामान और भी अभी तो पैदा हो बहुत रहा है। कुछ आ रहा है उसकी जिल्लत का सामान। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि चाइना और इंडिया की आज 9वीं टॉक्स फेल हो गई फौजी सतह की जो थी। इसका मतलब है कि फ्लैगशिप मीटिंग्स जो होती हैं वो फेल हो गई आज, 9th थी। और इसका मतलब है कि चाइना पीछे हटने को तैयार नहीं है। इंडिया ने हिस्टेरिया क्रिएट कर दिया अपने मुल्क के अंदर। लेकिन ना चाइना का तो बहुत पुराना क्लेम है ना उस पूरे इलाके पर, वो तो समझता है लद्दाख पूरा और जो है। नई दिल्ली में आज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, और वो स्कूटर वालों के 6 बंदे पकड़े भी गए उन्होंने, जी, लेकिन जी। इसके बावजूद भी बहरहाल फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजी। अरुणाचल प्रदेश में एक नई विलेज बन गई, चाइना ने बना ली है जाके, उसमें 100 से ज़्यादा खानदान आबाद हो गए हैं, और हिंदुस्तान उनको सक रहा। और वो उन्होंने क्लेम कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश हमारा सूबा है, और उन्होंने कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश का जो भी रिहायशी उसको चाइना वीज़ा नहीं चाहिए क्योंकि वो तो अपने मुल्क आ रहा है, ये भी कह दिया। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना ना सिर्फ मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग है अगेंस्ट इंडिया, डिप्लोमेटिकली भी वो मेरे ख्याल से हर रोज कोई ना कोई शर्मिंदगी का बायस बन रहा है। चमाट मार रहा है, बैकफुट पे आके मार रहा है, वो जो फुल ब्लडेड स्ट्रोक होती है ना बैकफुट। मेरे ख्याल से यहाँ पर वार स्ट्रेटेजिस्ट जो है उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मौका है कि हम भी कश्मीर के मामले में जरा हिंदुस्तान को थोड़ा मैं सा तो बड़ी सिखा देर दें। से इस पर कह रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि ये अपनी वजन में खुद ही गिर रहा है, तो हमें क्या जरूरत है पंगा लेने की बीच में। एक ब्रेक से आते हैं तो फिर फॉरेन फंडिंग केस
फिर आपके दोस्त फंसने वाले हैं उसमें, लगता है फंसाने वाले फंस रहे हैं उसमें। मैं अब नाज़रीन को ये बताऊंगा कि मुबश्शिर मुझे ऑफ द एयर क्या कहते हैं और ऑन द एयर क्या कहते बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह। मैं तो एक खुली किताब हूँ, बल्कि खुली लाइब्रेरी हूँ। करते हैं। ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। क्या फंसाने वाले खुद फंस गए फॉरेन फंडिंग केस में? क्या डेवलपमेंट हो रही है सर? मुसावी साहब ने तो नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, और फिर ये अब आप निजी पावर कंपनियों के लिए बड़ा शोर मचा रहे थे अभी, और F9 पार्क के लिए क्या हुआ? पहली बात तो यह है कि फॉरेन फंडिंग केस जो है वो उसकी क्या फेट होगी वो तो अब छोड़ दें, लेकिन ये ब्रॉडशीट के हवाले से जिस बुरी तरह से तुम्हारी हुकूमत और तुम्हारे दोस्त फंसे मेरी हैं हुकूमत ना, क्यों फंसी है? किया ऐसी आपकी वैसी हुकूमत, फंसी है। किया आपके टाइम की हुकूमत नहीं है, बीच में दूसरे लोगों ने गंद किया, जाके ऑफरें वो नवाज शरीफ का वो भांजा ये भतीजा देता रहा, जो उसका क्लेम है। मैं नहीं जानता भाई, वो जर्मनी में नहीं, रहते इससे हैं। थोड़ा सा पीछे से शुरू करते नहीं हैं नहीं, ना। एक मिनट ठहर जाए ना, पहले थोड़ा सा पीछे शुरू करते हैं अच्छा ना। चले कर ले। पहली बात तो ये कि एग्रीमेंट किया था आपके दरीना दोस्त ने, इसका नाम जनरल मुशर्रफ है। ऑफ कोर्स। उसके बाद उसके ऊपर जो नैब के चीफ आए थे, चाहे वो जनरल अमजद था, चाहे वो जनरल हफीज था, चाहे वो जनरल खालिद मकबूल था, एक और भी थे मुनीर साहब, वो इन सब ने जो कुछ किया, और ख़ास तौर से जनरल अमजद का जो स्टेटमेंट चल रहा है इस पर टीवी स्क्रीन के ऊपर, वो ये बता रहा है कि ये गलत तरीके से एग्रीमेंट किया गया था, गलत पार्टी चुनी गई थी, गलत। आपको कहा है? नहीं, वो आप तो कह रहे हैं, आपके दोस्त नहीं मानते ना। कौन दोस्त? उनको तो मनाए ना जिनके बंदे जाके। शहजाद अकबर का क्या रोल है? शहजाद- मुझे जरा आप मेरे नाजरीन को ये बता दें, मेरा ये ख्याल शहजाद है, अकबर का क्या रोल है? मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो उसमें इन्वॉल्व है उसका ना सिर्फ नाम आना चाहिए, बल्कि उसकी तहकीकात होनी चाहिए और उसको अंदर पकड़ के करनी चाहिए। ठीक है, मैंने एक नाम लिया आपके सामने, शहजाद अकबर का। जी। शहजाद अकबर इससे अपने आप को मुस्तस्ना नहीं करार दे सकते। वो नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, या उनको ये ताल्लुक तो हो सकता है कि ना हो, ये नहीं हो सकता कि उनको पता ना हो। देखिए गुजारिश ये है, जो पहले ही इन्वॉल्वमेंट थी उनकी मुशर्रफ के दौर में, उसको अगर आप लेकिन उसमें बहुत छोटे लेवल पे था। ओके साइड कर दें, लेवल पे थे। लेकिन ये जो अदायगियां कराई गई हैं, ये जो किसी और ब्रॉडशीट को पैसे चले गए हैं, उससे और ये जो माल का हिस्सा मांगने गए हैं, फ्रेंच पुलिस से कहें कि केस खोले कि जेम्स ने खुदकुशी की है या उसको कत्ल किया गया, फिर आपकी खुलेगी कि हुआ क्या है। आप ये देखें, मुझे बताएं कि लतीफ़ खोसा कैसे उसके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उसके लीगल काउंसिल है ब्रॉडशीट के पाकिस्तान में। वो सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं और कह रहे हैं वॉल्यूम 10 हमें दे दो, क्योंकि वॉल्यूम 10 में सारी कॉरस्पॉन्डेंट जिसमें है कि जी ये यहाँ पे पड़ा है, ये यहाँ पे पड़ा है, ये यहाँ पे पड़ा है, तो ब्रॉडशीट जो है उसके हिसाब से $5 बिलियन का क्लेम डाल देगा पाकिस्तान पे। देखें एक मिनट, उसके बाद आपके कौन कौन लोग हैं जिन्होंने जाके राब्ते किए और उनको लेने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात, जिन भाईजान ने ये एग्रीमेंट किया था, फारूक आदम साहब ने, जो ओपन एंड शट एग्रीमेंट था, वो खुद ब्रॉडशीट के लिए काम करते रहे रिटायरमेंट के बाद, और उसके बाद ब्रॉडशीट की तरफ से गवाह पेश हुए हैं पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ। ये कमाल नहीं है? आयशा सदीका जो है वो पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ जो है ब्रॉडशीट में केस में गवाह पेश हुई। ये कैसे लोग हैं? देखें, ये तो माजी में जो हो गया सो हो गया, अब तो बात कर रहे हैं हम आज की। इस हुकूमत का ख्याल ये था कि ब्रॉडशीट के हवाले से नवाज शरीफ एंड कंपनी के ऊपर इतना मलबा पड़ेगा भी इतना अच्छा अभी पड़ेगा, लेकिन अभी मैं आपको लेकिन बताऊं, इन द प्रोसेस खुद उनके ऊपर जो मलबा पड़ रहा है उसका क्या करें? टिप ऑफ द आइसबर्ग। इस हुकूमत को तो ये पे करना पड़ा। अब वो आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान में भी नैब ने जितनी रिकवरी की है उसका भी 20% हमें देना है, और वॉल्यूम 10 हमें दें। आपको पता है नैब के इदारों में, मेरे पास बड़ी एक्यूरेट इत्तला, फाइल ही गायब है पूरी ब्रॉडशीट से मुतल्लिक, पूरी फाइल नैब के अंदर से गायब है। तो इसका इसका मतलब है कि नैब के अंदर कुछ लोग थे जो मौसवी को पेपर्स देते रहे हैं, जो वो अदालतों में लाकर ठोकता रहे पाकिस्तान। अब ये जो फाइलें गायब हो गई हैं, इसकी जिम्मेदारी भी नवाज शरीफ पर है। उस टाइम पे हुई है, उस टाइम पे हुई। अब तक तो ये फाइलें सारी जिंदा थी यार। आर्बिट्रेशन में जिंदा हुई हैं। जब ये मलबा पीटीआई पर पड़ने लगा, उसके बाद फाइलें गायब हुई हैं। 2018 में जब ये फैसला आया था, तो उस वक्त ये फाइलें रिप्रोड्यूस हुई थी वहाँ पे, या ये कागजात रिप्रोड्यूस हुए थे फाइलों से निकल के। तो पीटीआई का उससे ताल्लुक नहीं है। पीटीआई तो अब आई है। देखें, पीटीआई के भी आई एम श्योर बड़े केस खोलेंगे इनके जाने के बाद, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं। जाने के बाद नहीं, मेरा ख्याल है इस ब्रॉडशीट के अंदर भी कुछ खोलने वाले हैं। नहीं, ब्रॉडशीट के अंदर नहीं है।
सवाल ये पैदा होता है कि उन 200 लोगों के ऊपर तो पहले इंक्वायरी होनी चाहिए जिसके नाम खुद नैब ने दिए थे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक बिल्कुल है, होनी पहले तो चाहिए। उन पे होनी चाहिए। तो क्यों नहीं हो रही भाई? फिर उन लोगों की जिन्होंने ब्रॉडशीट के साथ अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो साहब का इतना बड़ा स्लोगन जो है लेके आए हैं, उन्हें चाहिए ना कि वो कहें पहले तो वो 200 बंदे को नंगा कितने करें। माफिया से एक ही स्टेज पे लड़ता रहे, बताए मुझे। देखें ये हमारा भी एक प्रॉब्लम है। आज मुझे किसी ने एग्जांपल दे रहा था कि अब मुर्गी खाना गए कभी आप मुर्गी खरीदने या गोश्त खरीदने, कि वो एक मुर्गी के सामने दूसरी मुर्गी निकालते हैं, उसको हलाल करते हैं और वहीं गोश्त बना के आपको दे देते हैं, सारे देख रहे होते हैं। उन्होंने कहा 22 करोड़ लोग वो मुर्गियों की तरह हैं, रिएक्ट ही नहीं कर रहे। जब तक आप अपना हक नहीं मांगेंगे आपको हक नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है। नहीं, इस वक्त बात हक मांगने की नहीं है, इस वक्त तो उनको नंगा करने की बात हो रही है जिन्होंने इस मुल्क का माल लूटा है, जिन्होंने इस मुल्क के माल को बकरियां किया है। वो आ जाए तो आ जाए ना, फिर वो निजकारी वालों पे भी आ जाए ना। वो भी तो यही मुल्क का माल लूट गए और लूट रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन के नाम पे क्या क्या होता रहा इस मुल्क में। देखें, मुझे बताएं क्या हुआ इस मुल्क में, हवाला भी तो दे ना साथ साथ, क्या क्या बेचा था उन्होंने? $1000 का आप कसब बैंक बेच गए। अच्छा ठीक है, किसने यानी बेचा? इससे पूरा बैंक जो है $1000 का। किसने बेचा? बताए ना मुझे किसने। आप बताएं ना, जब आप ब्रेक कर रहे हैं आपकी हुकूमत थी? नहीं, हमारी हुकूमत। देखें, हमारी थी। नहीं हमारी हुकूमत, आप ये हमारी और तुम्हारी के चक्कर में से निकलते है हैं ना, नहीं निकलना हमने। देखें, इस वक्त जो निजकारी की जा रही है ना, चाहे वो स्टील मिल है, चाहे वो PIA है, चाहे वो वगैरह, इसके अंदर भी आपको बड़े खौफनाक घपले मिलेंगे। इसके अंदर भी फ्रंटमैन सामने रख क्या के घपला बताए मुझे। देखें, इसको फ्रंटमैन के हाथों आप बेचने मुझे की कोशिश हो बताएं, रही है। एक इदारा बंद पड़ा है, उसकी सिर्फ बंद लाइबिलिटीज नहीं है। पड़ा, उसकी लाइबिलिटीज आप कम करवा रहे हैं ताकि खरीदने वाले को फायदा पहुंचे। वो एक सेकंड खरीद नहीं रहा, उसके अलावा कोई आप बेच दें जाके। चले मैं आपको दिलवा देता हूँ नहीं, मगर ये कहाँ लिखा है कि उसी को दे दें जिसको ये देना चाह रहे हैं? जी। मैं आप ओपन बिडिंग में जाए ना। कह रहा हूँ कि आप टेंडर कर लें दोबारा से। बात ये कि उसके कितने को बायर्स हैं यार, ये भी तो देखें। है ही, मैंने तो आपने सुना छोड़ा है ही कि कुछ चाइना नहीं। इज रेडी टू बाई इट। ये बात ब्रॉड बात करने की, चाइना इज रेडी टू बाय इट। अब आप कहते थे वो रूजवेल्ट जो फलां इज रेडी टू बाय, ट्रंप इज रेडी टू बाय। वो किधर है भाई? वो किधर? वो ऑफर क्या बाई करने हैं आप किसी ने? वो तो आपने गिरवी रखवा दी है ना। और भाई वो तो नहीं है आपके गिरवी। जब्त हो गए हैं दोनों के दोनों नहीं होटल। नहीं जब्त नहीं फ्रांस हुए। वाला भी हो गया, वो आप भी। फिक्र ना करें। सील हो गए कि नहीं? आप फिक्र ना करें, वो सील कोविड की वजह से हुए। बुखारी साहब हौसला रखे। अभी $38 मिलियन का ब्रॉडशीट की पेमेंट के चक्कर में हुआ भाई है। $38 मिलियन का अभी जो है वो लंदन कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं है, आपकी इतला के लिए। ठीक है ना, वो PIA की उसमें है, वो उसका गवर्नमेंट पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है। ये आप एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दे रहे भाई मैं तो इंटरप्रेशन इस दे रहा हूँ कि आपने परसों देखा हुसैन नवाज की स्टेटमेंट। वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने कह दिया ये मासूम है, ये इनका नहीं है। अरे बाबा, अदालत ने तो फाइन किया उस प्रॉपर्टी के ऊपर $1.8 मिलियन 20% के हिसाब से, और उसके ऊपर सूद दिलवाया उसका मुसावी को। ये कह रहे हैं हमारा ताल्लुक नहीं है। देखिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत क्लटर है। इस क्लटर के अंदर जरा 1 by 1 मेरा ख्याल से अगर आप वो बरतानिया की कोर्ट का फैसला पढ़ लें तो आपको लगेगा ये कि जो वो ये आपको properties ये थी, भी लगेगा कि ये वो illegal फैसला नहीं इंतहाई थी। बायस्ड है, क्योंकि एक तरफ ये अलग बात है। एक उसके मिनट। बाइस होने नॉन बाइस होने के बारे में बात अलग है। एक मिनट, वो एक तरफ कह रहे हैं कि जी इसका फाइन आपने देना है क्योंकि नवाज शरीफ के अपार्टमेंट से उन्होंने ढूंढ लिए। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की मिल्कियत नहीं। आप ये देखें ना कि उनके पास जो फ्लैट्स हैं उनको ढूंढ लेना और उनका इलीगल होना, ये दो अलग बातें हैं। अरे बाबा, ये तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, वो यही बात है पाकिस्तान ना। हुकूमत के तो ना हुए नहीं है जब तक उन्होंने कह दिया। उन्होंने तो उसके ऊपर पैसे ले लिए और उस पैसे के ऊपर सूद भी ले लिया। भाईजान, यही तो मैं कह रहा हूं कि जरा ये फैसला उर्दू में आएगा, फिर आपको और आपकी तमाम जमात को ठंड पड़ जाएगी। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा फिक्र लाहक होगी PTI को। इसकी भी वजूहात है, आप अब शायद नहीं मानेंगे, PTI अपना क्योंकि इस मुल्क लेकिन की इसकी हमदर्द है ना, इसलिए उसको फिक्र गिच्ची होगी। फंसेगी इसकी भी। PTI इस मुल्क की इसके हमदर्द बंदों ने है। भी बहुत माल लूटा है। इनके ये शहजाद अकबर साहब सुबह से शाम तक को 3-3 घंटे के लेक्चर देते थे। ये खुद भी यहाँ तक इसके अंदर शहजाद फंसे हुए अकबर हैं। की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं ओपनली कह रहा हूँ, उनको नहीं देनी चाहिए और शहजाद अकबर को जवाबदेह होना चाहिए ब्रॉडशीट में। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने कहा सगा भाई भी मेरा हो, उसको भी आना चाहिए इसका। ये तो आपकी ख्वाहिश है ना, PTI की तो ख्वाहिश नहीं है ये। मैं PTI नहीं हूँ, मैं मुबश्शिर लुकमान हूँ। मैं अपनी ख्वाहिश एक नहीं, मैं अपना तो एक दूसरी हुकूमतों के मतलब मेरे पर मैं आप आराम एक से डाल रसूल- देते हैं, और सर, खुद अपने ऊपर आप लेने के लिए तैयार आज नहीं। फिर 2 फोन आ गए, बाकी 7 का रखिए। 7 आपने देने हैं मुझे, नहीं ये सर, 9 अपना पूरे छोड़िए, करने अपना हैं ये तुमने। लोगों को बताएं इनका बिल कौन देता है। बट एक ब्रेक के बाद आते हैं तो वजीरों, मुशीरों और सफ़ीरों की कारकर्दगी पे आते हैं। आप इस सोशल मीडिया को रेगुलेट करने जा रही है गवर्नमेंट, ऐसा क्यों? टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक। और अब जो सेगमेंट है इसमें से बुखारी साहब बात करेंगे, मैं तो चुप करके सुनूंगा वज़ीरों की कारकर्दगी, मुशीरों की, सफ़ीरों की, और फिर अगर टाइम मिला बुखारी साहब के गुस्से के अंदर तो ये जो सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की बातें हो रही हैं इसको भी देख लेंगे। नाज़रीन, जब भी मुबशर ये कहे कि अब मैंने नहीं बोलना, समझ लेंगे ये सेगमेंट सारा उसका अपना है। दिस इज हाउ इट हैज़ बीन। एनीवे, मुबशर 2-3 बातें इस हवाले से करनी ज़रूरी हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि तमाम एम्बेसीज के अंदर एक कश्मीर का डेस्क होता था, या कश्मीर का सेंटर कह लें आप, बंद हो गए वो, इसलिए कि हर जो मुल्क है उसके अंदर जो सफारत खाना है वो पोलिटिसाइज हो रहा है। आपने खुद मिसालें दी हुई हैं बेपनाह, मुझे अच्छी तरह से याद है, चाहे वो यूएई है, चाहे वो सऊदी अरब है, वगैरह वगैरह। अब ये जो इमरान खान साहब का इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, लेकिन जब हमने रिलाई करना है एम्बेसडर की रिपोर्ट के ऊपर और उसके परफॉर्मेंस के ऊपर, तो कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी मौजूद हैं वो किस खौफनाक तरीके से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। आपने हमें बताया यूएई के अंदर जब आप गए थे, दुबई गए थे, तो किन लोगों ने आपसे मुलाकातें की और किस किस तरह की शिकायतें उन्होंने की, ये हर मुल्क में है। एम्बेसडर इज़ नॉट एक्सेसिबल टू द कॉमन मैन देयर जो पाकिस्तानी है। आपके वजारत जो है ना एम्बेसीज, वहाँ पे उनका कोई लोएस्ट ऑफिसर नहीं अवेलेबल लोगों को। आप मुझे बताएं, आप एम्बेसडर की बात करें, एम्बेसडर को तो मेरा ख्याल है कई हफ्ते देखते नहीं है। मुझे बताएं फिर ये कैसे ख्वाब पूरा होगा? मेरा ये ख्याल है कि इसका एक पोर्टल बनाना पड़ेगा जहाँ लोग बराह रास्त कंप्लेंट करें। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे सफारत खाने जो हैं वो एक्चुअली अकरा परवरी की एक आला तरीन मिसाल है, और आज से नहीं, ये 70 फॉरेन साल ऑफिस के ऊपर इतनी सीरियस मैं कर रहे हो तुम। मैं कर रहा हूँ, मैं वजह बताता हूँ। मिडल ईस्ट से आपके ताल्लुकात खराब है, फार ईस्ट से आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, मुस्लिम ब्लॉक आप नहीं बना सके जो आप कहना चाह रहे थे। फार ईस्ट में तो ये हाल है कि हमारा जहाज रुक हो गया, ट्रस्ट नहीं कर रहा, चाइना आपके ऊपर एतराजात उठा रहा है, टर्की जो है वो दूसरों के साथ अब मिल रहा है जाके, ईरान जो है वो तब से बैठा हुआ है अपनी पाइपलाइन को आधा लेके। आपके ताल्लुकात किससे अच्छे? अपने हमसायों में आ जाएं आप। एक तरफ तो इंडिया चले, हमें समझ आता है, अफगानिस्तान के साथ हमने खुद यानी जो हाल हुआ, मगर मोशर आप ठीक कह रहे हैं, जब हमारे ताल्लुकात की नौयत ये है तो फिर आप कैसे तवक्को करते हैं कि हमारा एम्बेसडर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो फॉरेन ऑफिस है उसकी क्लास होनी चाहिए, बल्कि उसको स्कूल में डालना चाहिए। ये लोग बाकायदा, आप जाके देखें वाशिंगटन डीसी में चले, मैं आपको यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, और लोग दूसरी नौकरियाँ कर रहे हैं, डबल नौकरियाँ कर रहे हैं वहाँ पे, एम्बेसी में हाजिरी लग जाती है। बाहर दुनिया के सबसे बड़े कैपिटल में अगर ये हाल है, वाशिंगटन डीसी कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ जी, अगर दुनिया के सबसे बड़े कैपिटल में ये हाल है, को कह नहीं रहा काजाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है ना फॉरेन ऑफिस इसका मतलब है कि आपके सफारत खाने जो हैं वो बड़ी सीरियसली लैक। आपके तो आम आदमी के लिए सफारत खानों में बैठने की जगह नहीं है। जो अपने पासपोर्ट के रिन्यूअल के जाते हैं वो धूप में या बारिश में खड़े होते हैं बाहर मुख्तलिफ सफारत खानों के, आप देख लें जाके अपनी रेजिडेंसेस देख लें। ये जरूर कहना चाहिए कि ये सफारत खानों की हालत ज़ार अब नई नहीं है, ये हमेशा से है, लेकिन ये अब ये अफसर चाहिए, अब ये बदतर होती जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम एक और है कि वहां पे कोई अपने सर पे इल्जाम, अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे से किसी ने पूछा हाउ डू यू मेजर कि एक सफारत खाने की क्या प्रोग्रेस है। मेरे लिए बड़ा सिंपल है कि वहाँ कितने पाकिस्तानियों को जॉब मिली उनके टाइम पे इजाफी, ठीक है, कितने लोगों को इजाफी जॉब मिली, उन्होंने कोशिश करेंगे तो करवाएंगे। ये इंडिकेटर्स हैं किसी भी। दूसरा, उस मुल्क और पाकिस्तान का ट्रेड कितना बड़ा और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कितनी बड़ी, ये 3 इंडिकेटर्स है मेरे लिए। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं सफारत खानों के वहां पर, इसका मतलब उन पर आप भी काम नहीं हो रहा। छोड़े, अब कश्मीर डेस्क की आप बात कर रहे हैं, मैं चैलेंज आपको बता रहा हूं, किसी एक सफारत खाने ने दुनिया के ममालिक को नया नक्शा ही नहीं अपना भेजा। और यार कहाँ गया कि जी ये इंडिया ने 370 जो है, तो अपने दोस्त के बारे में नहीं कुछ कहोगे तुम, जो शाह महमूद कुरैशी साहब? मैं आपको बताता हूं कि मेरा मुल्क भी तो है, मैं अगर इसीलिए तो इस दर्द में बात कर रहे हैं ना। उस मुल्क की बात कर रहा हूं तो मैं शाह महमूद को कह रहा हूं, आपको कह रहा हूं, अपने आप को कह रहा हूं, सबको कह रहा हूं, इससे कोई मुबर्रा नहीं है। देखे ठीक होगा तो सबका मुल्क ठीक होगा, अच्छा नहीं होगा तो सबको तकलीफ होगी, किसी को फायदा नहीं होगा। आपको मैं एक बड़े हैरान कुन बात बताता हूँ कि पिछले चंद महीने में 3.5 लाख पाकिस्तानियों की नौकरी चली गई है सिर्फ मिडल ईस्ट में। अच्छा, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही कि किसकी नौकरी चली गई, किसकी नहीं गई, और किसको कहाँ पे एम्प्लॉय कराया जा सकता है, किसको री एम्प्लॉय किया जा सकता है। आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म ने अनाउंस किया था कि तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया टीवी चैनल बना रहे हैं। आज तक फॉरेन ऑफिस उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सका, आज तक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकी।
मुझे नहीं पता किसने करना है किसने नहीं करना, लेकिन हुआ नहीं। मगर यानी मुझे बताएं, मैं उनको 24 घंटे में बना के दे दूं। खुद इमरान खान साहब को अपने बयानात का क्यों एहसास नहीं रहता, याद नहीं रहते वो, ये जो कैंसिल माई लास्ट अनाउंसमेंट वाला एटीट्यूड है, नहीं ये तो अगर उन्होंने कहा था कि बननी है तो वाई शुडंट ही फॉलो इट अब मुझे नहीं पता, लेकिन अब तो बहरहाल सोशल मीडिया पे तनकीद होती थी, सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए अदालती हुक्म आ गया। ये कर सकते, आपका ख्याल है कि कोई हुकूमत सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोल कर सकती है? मेरा ख्याल है कि कंट्रोल नहीं करेगी तो बंद कर देगी कई चीज़ों को। तो बंद करना तो कोई सोल्यूशन नहीं है। नहीं, सोल्यूशन नहीं है। बंद करने का एक नुकसान है इस कि आपने एज 2 में- दफ़ा किया कि यूट्यूब और फेसबुक का सर्वर जो इंडिया में आ गया, अब आप कश्मीर की को पोस्ट लगाते हैं वो आपको बंद कर देते हैं, वो आपका ट्विटर बंद कर तो देते हैं। हमारे कंट्रोल करने का तो ये काउंटर प्रोडक्टिव है ना, ये हमारी आप effort ही रेगुलेट counterproductive है। करते हैं। आप अगर मैं आपको बताऊं, बड़ा सिंपल है इनके ऑल्टरनेट्स बनाना। हुकूमत अगर वो ऑल्टरनेट बनाती है, पाकिस्तानी फेसबुक, पाकिस्तानी ट्विटर, पाकिस्तानी यूट्यूब, अब मैं आपको बताता हूँ, तमाम मिनिस्ट्रीज अगर उस पर अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रही है, वो एक दिन में चल पड़ेगा। सारों का ताल्लुक हो रहा है ना उसे, एक दिन में वो चल पड़ेगा। लेकिन इसके ऊपर तो काम ही नहीं हो रहा। तो आप दूसरों को रेगुलेट कैसे करेंगे जिनके दफ्तर ही नहीं है यहाँ पे? नहीं हो सकता, उसका बहुत नुकसान हमने उठाया आपने है। पिछली बारी कोशिश की थी, गूगल ने कहा था हम गूगल वगैरह सब कुछ बंद कर देंगे, जीमेल वगैरह, आप 1 सेकंड में डार्क हो जाएंगे अंधेरे में। मुझे फिर आप ये बताएं, ऐसे इनिशिएटिव लेने का फायदा क्या है? ये जो तो implement अदालती नहीं हो हुक्म सकते है, ये तो अदालती हुक्म है ना, इस पे तो आप हुकूमत को ना ब्लेम करें ना, इस पे तो आप नहीं, अदालत मगर हुकूमत जाके अदालत को बता तो सकती है ना कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है। बताया होगा, लेकिन मेरा मतलब है अदालत ने भी किसी वजह से कहा होगा, क्योंकि फेसबुक हमारा सोशल मीडिया भी मादर पितर आज़ाद हो गया। आज मैं अपने ऊपर देख रहा था, अजीब अजीब पोस्टें ट्विटर पे लगी, मैंने कहा साइबर क्राइम में मैं इनकी इतला करूं कि यार ये हरासमेंट भी है और गलत भी है, नेफेरियस भी है। तो पता चला कि वो लंदन में बैठे हुए हैं, हाँ, ट्विटर बिल्कुल हैंडल बंदा उन्होंने है, बिल्कुल पाकिस्तानी है, और वो वहाँ से अपना जो है वो तबर्रा कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है सिर्फ तुम्हें आप ही को डायलेमा नहीं है ये, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जितने भी एंकर्स हैं, खासतौर से जो ओपिनियन रखते हैं अपनी, जिनकी अपनी राय है, उनके बारे में जिस तरह इस्तेमाल होती है, क्योंकि हो क्या रहा है कि इंडिया से खास तौर से इंडिया से है। बहुत ज्यादा लोग करते हैं। 5000 लोग तकरीबन मुझे पता चला उनके पे रोल पे हैं, जो डेली बैठ के 25-25, 30-30 आईडीज बना के मुख्तलिफ जगहों पे खेल रहे हैं, ट्रेंड्स बना रहे हैं, ये करने। ये तो कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को किसी तरह। और कैसे ये कर सकते हैं हम control? और इसके लिए बड़ा कुछ हो सकता है सर। एक अपना आईटी कॉन्फ्रेंस बनाए, उनको 100 सोल्यूशन मिल जाएंगे। देखिए नाज़रीन, आप शुरू में इन्होंने कहा था मैं तो बोलूंगा ही नहीं, और आपने देखा है कि मेरे पास फिर वही चंद जुमले थे जो मैंने कहे। इसी तरह बुखारी साहब मुझे नज़र लगाते हैं, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, अल्लाह करे कल ना मुझे कोई ख़राब हो तबीयत, और मैं तो इसी तरह बैठा हूँ। बुखारी साहब आप माशाल्लाह, आपकी सेहत के लिए हम दुआ करेंगे सारे Thank मिलकर, you इसलिए so कि much. आपके साथ ही तो रौनक है इस थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे प्रोग्राम डीएनए सलीम बुखारी और मुबशर लुकमान के साथ। इसमें अगर आपकी कोई राय हो तो हमें ज़रूर भेजिएगा। आप इस पे अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। और एक बात का ध्यान रखें कि अगर कोई आप हमें स्टोरीज़ भेजते हैं, जो लोग भेजते हैं कई दफ़ा हमें, तो बगैर सबूत के साथ जब आप भेजेंगे, जो हम वेरीफाई नहीं कर सकते और क्रॉस चेक नहीं कर सकते, हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो फिर अगर आप ट्विटर पे उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं या फेसबुक पे, देखो जी मैंने तो उनको ये कहा था तो इन्होंने ये नहीं किया, तो ऐसे नहीं होगा। सबूत के साथ देंगे, जो वेरीफाई हो, फिर तो हम उसको देखेंगे। अंटिल टुमारो हम दोनों को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।